नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ न्यूज रूम लाइव में आज हम आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ न्यूज रूम से जो हमारे सहयोगी है वो भी जुड़ेंगे। बिहार की सियासत से लेकर झारखंड की खबरों पर जो नजरें हैं वो हमारी होगी। सबसे पहले जो शुरुआत है वो करते हैं। कांग्रेस ने जो 4 सदस्यीय टीम है वो बनाई है। दरअसल कुशेश्वर स्थान और तारापुर की 2 सीटें हैं। उपचुनाव होना है इन दोनों सीटों पर और इन दोनों सीटों को लेकर के जो महागठबंधन में जीत है वो बरकरार है और कहीं ना कहीं आरजेडी ने दावा ठोक दिया है कि इन दोनों सीटों पर उनके जो प्रत्याशी हैं वो उतरेंगे। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि जो कुशेश्वर स्थान की सीट है इससे पहले हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरे थे अशोक राम के रूप में, इसलिए इस उपचुनाव में भी जो कुशेश्वर स्थान की सीट है उस पर जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस उतारेगी। लेकिन जो बात है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब लगातार जो कांग्रेस है वो भी कदम उठाते हुए नजर आ रही। 4 सदस्यों की जो टीम है वो बनाई गई है और ये जो टीम है वो रिपोर्ट एक तैयार करेगी कि कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर के जो माहौल है वो क्या बन रहा है, क्या वो माहौल कांग्रेस के पक्ष में है या फिर नहीं है, या फिर वो आरजेडी को ही सीट जो है वो दे दी जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और इस पूरी रिपोर्ट को जो है वो ये टीम पहुंचाएगी केंद्र स्तर पर और उसके बाद से जो फैसला है वो लिया जाएगा। 4 सदस्यीय जो टीम है उनके नाम हम आपको बता दे रहे हैं। आईपी गुप्ता, आनंद माधव, कैशर खान, अजय पासवान भी 5 लोगों की जो ये टीम है वो बनाई गई है और ये तमाम जो टीम है वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके आला कमान को जो पूरी रिपोर्ट है वो देगी और उसके आधार पर जो फैसला है वो लिया जाएगा। इस बीच श्याम रजक का एक बयान भी सामने आया है। आरजेडी लगातार ये दावा कर रही है कि जो दोनों सीटें हैं वो हम उन दोनों सीटों पर प्रत्याशी जो है वो देंगे। बहरहाल क्या कुछ कहा है श्याम रजक ने इस बयान में, सुनते हैं। महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। कौन कैंडिडेट होगा ये तो महागठबंधन के नेता लोग तय करेंगे, लेकिन हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को नेस्तनाबूद करना और नीतीश कुमार जो उनके गोद में बैठे हुए हैं उनको भी नेस्तनाबूद करना। क्योंकि बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता, चाहे वो महिला हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यवसायिक हो, सब लोग आज प्रताड़ित हैं। सब लोग मन बना लिया है और मन बना के बंगाल में अपना क्वार्टर फाइनल बता दिया। यूपी में सेमीफाइनल होना है। इसके पहले 2 उपचुनाव हैं, दोनों उपचुनाव हम लोग जीतेंगे। इस पूरी खबर पर दिल्ली संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और केशव, जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर के जो जीत है वो बरकरार है, लेकिन अब कांग्रेस ने कई सदस्यों की जो टीम है वो गठित कर दी है कि आप रिपोर्ट बनाइए, माहौल देखिए और उसके अनुसार जो है कांग्रेस फैसला लगी कि क्या उस पर प्रत्याशी दें या फिर नहीं दे। क्या कुछ वहां से जो अपडेट है वो निकल करके सामने आया और किस तरीके से जो टीम है वो काम करेगी? देखिए राहुल, कुशेश्वर स्थान सीट अब कांग्रेस के लिए नाक की सवाल बन गई है, क्योंकि आरजेडी ने साफ तौर से कल कह दिया कि आरजेडी कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। लालू यादव से मुलाकात के बाद श्याम रजक का ये बयान आता है, लेकिन अब कांग्रेस भी इसे इज्जत की सवाल मान लिया है और कांग्रेस ने 4 सदस्यीय टीम गठित करके कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट का मुआयना करने के लिए कल दिल्ली से रवाना करेगी। वो 4 सदस्यीय टीम में कैसर खान और अजय पासवान, इन चारों के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी कांग्रेस आला कमान को, उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस आला कमान विचार करेगी कि कुशेश्वर स्थान सीट आरजेडी को देना चाहिए या कांग्रेस के खुद का उम्मीदवार यहाँ पर उतारा जाए। क्योंकि जिस तरह से बिहार महागठबंधन है, आरजेडी कह रही है कि तारापुर विधानसभा सीट और दोनों पर आरजेडी अपना उतारेगी। वही 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था, तो इस वक्त जी चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया केशव तमाम जानकारी के लिए। तो केशव से हमने जानकारी, लेकिन उसके साथ साथ अभिजीत भी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिजीत, जिस तरीके से कई सदस्यों का जो टीम है वो गठन कर दिया गया है, कौन कौन से लोग शामिल है और खास करके पिछले चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो सीटें ज्यादा दी गई थी कांग्रेस को, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो महागठबंधन के अंदर नहीं रह पाया। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी जो कांग्रेस है वो सोच रही है, आरजेडी के भी जो अपने दावे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरीके से इन परिस्थितियों को देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ आरजेडी ने कल ऐलान कर दिया है कि दोनों सीट पे अपने प्रत्याशी उतारेगी। आज कांग्रेस ने एक टीम बनाई है। देखिए, पिछली बार इस सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे थे लेकिन वो हार गए थे। कांग्रेस चाह रही है कि वो सीट फिर से उनको इस बार मिले और आरजेडी दूसरी तरफ कर रही है कि वो दोनों सीट पे लड़ेगी। हालांकि इन सब के बीच आज जो कांग्रेस ने टीम बनाई है वो
एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट को जो कांग्रेस प्रभारी हैं, बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं, उनको वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वो फिर आगे बात करेंगे। इसके बाद तय होगा कि इस सीट पे किसके कौन सी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पे जो दोनों पार्टियों का दावा है, दोनों महागठबंधन की पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन अभी तक जो एक दूसरे पे जो कहा जाता है, इसके पहले आपको याद होगा मदन मोहन झा ने भी कहा था कि हम इस सीट में इंटरेस्टेड हैं और इस पे अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। कल श्याम रजक ने कह दिया, तो विरोधाभास एक दूसरे के बयान में अभी तक देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनल जो होगा वो ऐसे होगा कि जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी कांग्रेस आला कमान को, तो फिर वो आरजेडी से बात करेगी। अगर दोनों के बीच सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो खींचतान जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल, तो खींचतान जो है वो चलती रहेगी, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो एक समन्वय का रास्ता है वो भी निकालने की बात लगातार कही जा रही है कि जो कांग्रेस है वो आरजेडी है, आपस में जो दोनों नेतृत्व है वो बात करके जो सीटों पर जो मसला उलझा हुआ है उसको सुलझा लिया जाएगा। बहरहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा नीतीश कुमार को। यह पत्र लिखा गया कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक जो मदद है वो कैसे पहुंचाई जाए और एक जो राज्य का प्रतिनिधिमंडल है वो बनाई जाए और ये जो डेलीगेट्स है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। इससे पहले भी आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी ने कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाया और उसके बाद से जो राज्य का प्रतिनिधिमंडल था वो मंडल मुलाकात किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन एक बार फिर से जो बाढ़ पर सियासत करने की जो कोशिश है वो तेजस्वी यादव ने की, एक लेटर लिखा। लेकिन इस लेटर को लेकर के नीतीश कुमार की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई और नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव जो है कोई लेटर नहीं लिखते हैं, उनका जो लेटर जो है वो सिर्फ मीडिया में भी आता है। लेकिन उसके बाद से तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में बकायदा जो लेटर की रिसीविंग है सचिवालय से उसको उन्होंने अटैच किया और बताया कि देखिए किस तरीके से उन्होंने जो वक्त है दोपहर का वो भी बताया कि इस वक्त में जो रिसीविंग है वो भी हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो कह रहे हैं कि हमें लेटर मिला ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि जो सचिवालय की व्यवस्था है उन तमाम व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। तो ये जो लेटर पर जो सियासत है वो चल रही, लेकिन इस बीच कल कुछ कहा था नीतीश कुमार ने, इस बयान को सुनते हैं। देखिए ये अब तो पत्र लिखते कहाँ जाते, मीडिया ही में आता है। तो हमको तो पत्रवा लिखेंगे तब ना हम पढ़ेंगे जी। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, हम आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? हमको तो कोई पत्र नहीं मिला है। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में, ये कहने वाली बात है। इस पूरी खबर पर अशोक मिश्रा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक लेटर लिखा कि जो प्रतिनिधिमंडल है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करे, मुख्यमंत्री को ये जो पत्र है वो लिखा गया था ताकि बाढ़ को लेकर के जो सहायता है वो मिल सके। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा कि उनका जो पत्र है वो सिर्फ मीडिया में ही आता है, लेकिन अब जो ट्वीट करके जो रिसीविंग है वो अटैच किया है तेजस्वी यादव ने और जो हमला बोलने की कोशिश है वो की गई है। किस तरीके से इस पत्र की और इस बाढ़ की सियासत को देख रहे हैं? तो आपको बताएं कि अशोक जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अभिजीत हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे और उनसे ही बातचीत करेंगे। अभिजीत, अब जो पत्र पर सियासत है वो हो रही है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो व्यवस्था है सचिवालय की उसको सुधारने की जरूरत है क्योंकि रिसीविंग हमें मिल गई है, लेकिन आपको पत्र तो मिला ही नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी आजकल लेटर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने पत्र लिखा था, आज भी लिखा था, आज बाढ़ के मुद्दे पे लिखा है। और सचिवालय की व्यवस्था की तो बात नहीं है, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले बाढ़ पे जो पॉलिटिक्स चल रही है तेजस्वी और सरकार के बीच में, ये नहीं होनी चाहिए। बाढ़ एक गंभीर मुद्दा है बिहार के लिए और बिहार के कई ज़िले हर साल इस त्रासदी को झेलते हैं और इससे न सिर्फ उनका नुकसान होता है बल्कि सरकार का भी आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तेजस्वी ने जो सुझाव दिया है वो वाकई अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ राजनीति करने के लिए सुझाव है या सिर्फ सरकार को घेरने के लिए है तो वो सही नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे को सुलझाने की बहुत कोशिश की गई है। हमारे पास जो बाढ़ की समस्या है वो सिर्फ हमारा नहीं है, वो नेपाल से बारिश होती है उसके बाद यहाँ पे बाढ़ आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बार सोचना जरूर चाहिए इस मामले पे कि कैसे बाढ़ की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि हर साल ये त्रासदी आती है, हर साल कई ज़िले प्रभावित होते हैं। हम खबरें भी देखते हैं और तस्वीरें भी देखते हैं, कितनी भयावह होती है। आप जिनका घर उजड़ जाता है, जिनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से तेजस्वी ट्वीट नहीं खेलना चाहिए। एक वाकई अगर वो चाहते हैं कि इस पर कुछ सीरियस काम हो तो सीएम से मुलाकात करके अपनी बात रखनी चाहिए और सीएम के सामने ये कहना चाहिए कि इस मुद्दे का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। ये ट्वीट करके, ये लेटर दिखा के, ये तो एक तरह से
राजनीति है कि सरकार को किसी तरह से घेरने की राजनीति है, लेकिन मेरे हिसाब से बाढ़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। सरकार को भी इस मुद्दे पे गंभीर होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हो पाया है। जो परमानेंट सॉल्यूशन अब तक नहीं हो पाया। लेकिन जो नीतीश कुमार का जो बयान सामने आया था, वैसा लग रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि राज्य स्तर से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार जो है मदद करेगी, लेकिन हम अपने स्तर से सारे जो काम है वो कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत शायद उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कोई प्रतिनिधिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करे। देखिए, सरकार मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार सहायता राशि भी देती है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो त्रासदी हर साल आती है, चाहे आप कितना भी उनकी सहायता कर दें, लेकिन उस त्रासदी से उनको बचाना है, मुद्दा ये है। और इस मुद्दे में सरकार अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, अभी तक कोई भी सफल नहीं हो पाई है, कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकाल पाई है। तो मेरे हिसाब से चाहे पीएम से मिलना पड़े या किसी से भी मिलना पड़े, लेकिन इस मुद्दे का एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, इस त्रासदी का। और लेकिन तेजस्वी जो कर रहे हैं वो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है, सरकार को घेरने की पॉलिटिक्स है। तो ये इन मामलों पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यही है कि सरकार को कम से कम, और विपक्ष को भी, अगर जब बात आपके राज्य के लोगों की आए तो विपक्ष और सरकार को एक साथ बैठ के इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बाढ़ की विभीषिका अगर बिहार झेल रहा है तो सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ आकर के एक बिंदु पर जो एक हल है उससे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल आगे की खबर की बात करेंगे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने आज एक जो धरना है वो सदाकत आश्रम में दिया। वहां पर कई जो कांग्रेस के नेता थे वो मौजूद थे और बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को उन्होंने घेरा है। बहरहाल हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ वहां तस्वीरें देखने को मिली है, दिखाते हैं। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन किया है और बिहार कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। बिहार कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना किया है और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जो है कांग्रेस के नेता धरना पर बैठे हुए हैं। महंगाई और तमाम मुद्दों, किसानों के विषय पर लेकर जो है कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है और इन विषयों को लेकर जो है आज कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में धरना बैठे हुए। एक दिवसीय धरना है और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया गया है। कौकब कादरी और तमाम जो नेता हैं उन तमाम नेताओं का जो कहा जा सकता है कि धरना में बैठकर सरकार को और केंद्र सरकार को संदेश देने की कोशिश है कि केंद्र सरकार के खिलाफ वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कौकब जी, लगातार विरोध जारी है और कांग्रेस इस विरोध में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश, किस तरह का आज ये धरना है और कैसा? देखिए, कांग्रेस पार्टी काफी लंबे समय से केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा जो है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अपनी आवाज उठाती रही है और आज इसी संदर्भ में आज अब काफी लंबे समय से, आज लगभग 1 साल हो गया, किसान धरने पर बैठे हैं। काला जो 3 कानून था उसको वापस करने की बात थी, लेकिन ये असंवेदनशील सरकार है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, डीजल पेट्रोल का मामला हो, तमाम मुद्दे पर यह सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है और सत्ता में सिर्फ बने रहने के लिए बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इनके खिलाफ आवाज उठाती रही है और हम चाहते हैं कि वो 3 जो काले कानून है उसको वापस ले, मूल्य पर नियंत्रण करे, जिस तरह से खाद्यान्न दामों में बढ़ोतरी हुई है उनको कमी करें, बेरोजगारी की समस्या को दूर करें। इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हम आज धरना पर बैठे हैं। आगे भी इस तरह का प्रदर्शन हमारा जो है कि जारी रहेगा। देखिए, कौकब कादरी थे और कांग्रेस के तमाम नेताओं को जो है वो बिहार प्रदेश कांग्रेस में बैठे की जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि एक दिवसीय जो धरना होगा इससे केंद्र सरकार को मैसेज दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो लगातार महंगाई हो या किसानों के मुद्दे पर जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार विपक्ष इन विषयों पर जो है बात उठाते रहा है मगर कोई असर इसका नहीं केंद्र सरकार पर हो रहा है। इस कारण से आंदोलन आज किया गया, आज धरना दिया गया और ये आंदोलन आगे भी समय में कांग्रेस करते रहेगा। इस धरना के माध्यम से केंद्र सरकार को संदेश दिया गया है। इस समय कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं गौतम गौंड, कशिश।